अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज यूनिट नंबर 11 एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट इनको स्टडी करेंगे एमडीकेट सिलेबस के मुताबिक। नंबर 1 टॉपिक है इसमें एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या है कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा वहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा उनको एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर, जिस तरह हम मैथ्स में कहते हैं कि सर्कल के सेंटर से लेकर सरकमपेरेंस तक जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस कहलाता है। यहाँ पर केमिस्ट्री में हम कहेंगे कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर शेल में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो इनको एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। अब एटॉमिक रेडियस को हम प्रैक्टिकली डायरेक्ट जो है एटम से मालूम नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि एक तो इलेक्ट्रॉन वेव इन नेचर शो करता है और उसका एक फिक्स पोजीशन जो है नहीं होगा। एटम का रिजिड बाउंड्री होता नहीं है कि जिस तरह हम वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज से मालूम कर लेते हैं। दूसरा, एटम का साइज़ जो है छोटा होगा, नज़र नहीं आता, हैंडल नहीं कर सकते। तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में सॉलिड स्टेट में जो है इनको स्टडी किया जाता है और एक्सरे डायफ्रैक्शन के ज़रिए इनको मालूम किया जाता है। इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन के थ्रू, इंफ्रारेड के थ्रू, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस से हम सिर्फ हेल्प लेते हैं। डायरेक्टली हम एनएमआर से जो है मालूम नहीं कर सकते एटॉमिक रेडियस को। तो नंबर 1 एटॉमिक रेडियस क्या है कि द न्यूक्लियस का जो सेंटर होगा और आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। और इनके लिए यूनिट जो है छोटे स्मॉल यूनिट एंगस्ट्रॉम, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर इनको यूज़ किया जाता है। इनका रिलेशन मीटर के साथ क्या है? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁸ सेंटीमीटर, 0.1 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर जो है 10⁻⁹ मीटर, 1 माइक्रोमीटर जो है 10⁻�6 मीटर। तो हम एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर ये यूनिट इनके लिए यूज़ करते हैं। और ये मेजरमेंट का जो तरीका होगा एक्सरे डायफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन इनको यूज़ किया जाता है। तो अक्सर नोट्स गाइड में ये भी लिखा होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो इससे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते बल्कि इससे हम केमिकल शिफ्ट के थ्रू हेल्प ले सकते हैं कि इसके क्या इन्वायरमेंट है इस एटम का, इनके बराबर में कौन सा एटम जो है मौजूद है। बॉन्डिंग के लिहाज से इनको क्लासीफाई किया गया है कि जो सब्सटेंस कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं तो उनका जो रेडियस होगा उनको कोवेलेंट रेडियस कहेंगे। जो मेटालिक बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होंगे उनको मेटालिक रेडियस, जो वेंडरवाल फोर्सेस के थ्रू बॉन्डेड होंगे उनको जो है वेंडरवाल रेडियस। और इस तरह नंबर 1 इनको किस तरह प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे? कोवेलेंट रेडियस क्या है कि द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 न्यूक्लियाई ऑफ सिमिलर एटम। आपके पास जो है कोवेलेंट रेडियस में सिमिलर एटम होने चाहिए और सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्डेड जो है होने चाहिए। सिंगल बॉन्ड होना ज़रूरी नहीं है, डबल ट्रिपल के बीच में भी जो है हो सकता है, लेकिन उसका जो है रेडियस वो कम होगा क्योंकि उनका बॉन्ड लेंथ कम होगा। लेकिन सिमिलर एटम का होना ज़रूरी है। तो कोवेलेंट रेडियस में ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। कोवेलेंट रेडियस मेटालिक रेडियस के निस्बत जो है वेंडरवाल रेडियस के निस्बत इनका स्मॉलर साइज़ होगा, कोवेलेंट रेडियस जो है स्मॉलर होगा। इनको मैथमेटिकली हम ब्रेग्स लॉ के थ्रू फिज़िक्स में आप पढ़ते हैं n लैम्डा 2d sin थीटा के 2 एटम्स जो है किस तरह यानी जब क्रिस्टल से हम रेडिएशन पास करते हैं तो एक रेडिएशन जो है रे डबल डिस्टेंस जो है इससे एक्स्ट्रा, यानी ये बाद में इतने डिस्टेंस बाद में जो है यहाँ तक पैरेलल है और ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। दोबारा पैरेलल होने के लिए दोबारा इतना डिस्टेंस जो है ये ट्रेवल करेगा। तो d sin थीटा जो है ये 2 टाइम यहाँ पर होगा, तो इसलिए n लैम्डा 2d sin थीटा। तो ये फिज़िक्स का काम है। सिर्फ आप ये याद रखें कि हम एक्सरे डायफ्रैक्शन के थ्रू या इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन के थ्रू इनको मैथमेटिकली मालूम करते हैं। बाकी इसमें सिमिलर एटम क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि जब आपके पास मुख्तलिफ एटम हो, जैसे आपके पास है HCl, तो हाइड्रोजन स्मॉलर होगा, क्लोरीन इससे बड़ा होगा। आप इनके बीच में जो है न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उनका जब हाफ लेंगे तो वो गलत जगह पर आएगा।
तो ये कोवेलेंट रेडियस पर नहीं होगा, कोवेलेंटली बॉन्डेड तो है, लेकिन आपके पास सिमिलर एटम होने चाहिए, यानी H2, Cl2, F2 इस तरह के। तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस होगा उनका हाफ जो है वो कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। और कोवेलेंट बॉन्डिंग में जो है ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेते हैं, तो इसलिए कोवेलेंट रेडियस जो है वो स्मॉलर होगा। और कोवेलेंट रेडियस कहाँ पर होगा? जहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और मैथमेटिकली ब्रेग्स लॉ इनको यूज़ करते हैं, n लैम्डा 2d sin थीटा, इनको ब्रेग्स लॉ कहा जाता है। इनके अलावा आयोनिक रेडियस क्या है? जब आपके पास स्पीशीज़ जो है आयोनिक फॉर्म में हो, जैसे केटाइन, एनाइन, तो आयन के न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर जहाँ तक आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो जो डिस्टेंस होगा वो आयोनिक रेडियस कहलाता है। वो एनाइन भी हो सकता है, केटाइन भी हो सकता है। आप सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए ये याद रखें कि हमेशा केटाइन अपने न्यूट्रल आयन से जो है उनका एटॉमिक रेडियस कम होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होगी तो न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगा और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करेंगे, तो उनका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो कम होगा, आयोनिक रेडियस। इसी तरह न्यूट्रल एटम जो नॉन मेटल होते हैं उनका एन आयोनिक रेडियस वो बड़ा होगा। जब इलेक्ट्रॉनों की तादाद प्रोटॉन से ज़्यादा होंगे तो उनके ऊपर होल्ड कम होगा, तो उनका साइज़ जो है लार्जर होगा। दूसरी बात कि वो नेक्स्ट शेल में अभी आ सकते हैं, तो आप शेल का रीज़न भी दे सकते हैं कि वो नेक्स्ट शेल में आएंगे अगर एक शेल कंप्लीट हो। अगर सेम शेल में आएंगे तो रिपल्जन का रीज़न भी दे सकते हैं, वहाँ पे रिपल्जन भी होगा। न्यूक्लियस जो है उनके ऊपर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उनके ऊपर होल्ड कम होगा। तो न्यूट्रल एटम से एनाइन का रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा और न्यूट्रल एटम से केटाइन का साइज़ जो है रेडियस जो है वो स्मॉलर होगा। नेक्स्ट आपके पास है मेटालिक रेडियस। तो वही डिफिनेशन है कि हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम एंड मेटालिक क्लस्टर। मेटालिक क्लस्टर में जो मेटालिक बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होते हैं और वो भी सिमिलर होने चाहिए, यानी अगर आपके पास एलाई के फॉर्म में है, यानी आपने जिंक कापर को मिक्स कर दिया, एलाई बना दी, तो उसमें फिर आप मालूम नहीं कर सकते, उसमें कापर का रेडियस कुछ और होगा, जिंक का कुछ और होगा, तो उसमें भी पेवर मेटल होना चाहिए। तो जब मेटालिक एटम जो होते हैं उनकी न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस होगा उनके हाफ ऑफ द डिस्टेंस को मेटालिक रेडियस कहेंगे। इनके अलावा वेंडरवाल रेडियस, तो नाम से ज़ाहिर है ये वहाँ पर होगा जहाँ पे वेंडरवाल फोर्सेस मौजूद होंगे। और सेम वही डिफिनीशन, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स और सिमिलर एटम ऑफ नोबल गैसेस। जैसे आपके पास H2 के बीच में जो है वेंडरवाल फोर्सेस होंगे, तो इनके न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस होगा उनका हाफ डेंस वेंडरवाल रेडियस कहलाएगा, क्योंकि इसके बीच में वेंडरवाल फोर्सेस मौजूद है। या एटम जो होते हैं, जो नोबल गैसेस हैं, वो भी परमानेंट बॉन्ड नहीं बनाते, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, स्टेबल होते हैं, तो उनके बीच में भी वेंडरवाल फोर्सेस होते हैं। तो नोट्स गाइड में जो डिफिनीशन दिया होता है कि सिमिलर एटम या मालिक्यूल के बीच में, तो मालिक्यूल में आप H2, F2, Cl2 वो ले सकते हैं, एटम्स में जो है आप हीलियम, नियॉन, आर्गन ले सकते हैं, तो उनके न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास वेंडरवाल रेडियस कहलाएगा। इनका जब कंपैरिजन आएगा कि आप इनका ऑर्डर मालूम करें, इनके ऊपर अगर एमसीक्यूज़ आ जाए तो वेंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा होगा, क्योंकि उसमें परमानेंट बॉन्ड नहीं पाया जाता, मालिक्यूल एक दूसरे से दूर होंगे या एटम एक दूसरे से कुछ फासले पर होंगे। मेटालिक रेडियस इससे कम होगा। फिर एनायोनिक रेडियस, जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो उसका साइज़ लार्जर होगा। कोवेलेंट रेडियस के निस्बत, कोवेलेंट रेडियस में ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, तो वो स्मॉलर होगा। और इसके निस्बत जो है केटायोनिक रेडियस, जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो उनका साइज़ जो है मज़ीद कम होगा। तो ये सीक्वेंस जो है याद रखें, वेंडरवाल रेडियस, फिर मेटालिक रेडियस, एनायोनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, केटायोनिक रेडियस। तो हम इनको इस टर्म में जो है इनके लिए इस तरह बॉन्ड के लिहाज से इनको क्लासीफाई करते हैं। हम एटॉमिक रेडियस का टर्म तो यूज़ करते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली एटम से जो है मालूम नहीं कर सकते, बल्कि वो कोवेलेंट रेडियस, यानी अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो और उनको सॉलिडिफाई करेंगे। इसी तरह जो आयोनिक क्रिस्टल होगा उसमें आयन का जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मेटल है और सॉलिड स्टेट में वो तो ऑलरेडी होगा, लेकिन जो लिक्विड स्टेट में होंगे तो उनको सॉलिडिफाई, जैसे मरकरी है तो उनको सॉलिडिफाई करना पड़ेगा और सिमिलर एटम होने चाहिए।
इनके अलावा एक और टॉपिक है इसमें आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? एनर्जी की वो मकदार जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दरकार हो, ज़रूरी हो, लेकिन आपके पास एटम जो है आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम होना चाहिए। आइसोलेटेड मीन कि वो अकेला हो। क्यों? जब आपके पास वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, जैसे अगर मैं क्लोरीन का आयनाइजेशन पोटेंशियल मालूम करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर या हाइड्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल मालूम करना चाहता हूँ, लेकिन ये HCl मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये अकेले नहीं है, तो इनके ऊपर, इस इलेक्ट्रॉनों के ऊपर दूसरे न्यूक्लियस का फोर्स भी होगा। असल में हम जब आयनाइजेशन पोटेंशियल मालूम करते हैं तो हम न्यूक्लियस के ख़िलाफ़ जो फोर्स, जो एनर्जी यूटिलाइज़ करते हैं, यानी इनको न्यूक्लियस अट्रैक्ट करते हैं और इनको हम एनर्जी प्रोवाइड करके इनको निकालते हैं। तो न्यूक्लियस के ख़िलाफ़ हमने जो एनर्जी यूज़ की इनको निकालने के लिए, ये आपके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल है। तो ये आइसोलेटेड फॉर्म में अलग होना चाहिए एक एटम। जब भी गैसियस फॉर्म में होगा, यानी न्यूट्रल गैसियस फॉर्म, यानी पहले आपके पास ये न्यूट्रल होना चाहिए और आइसोलेटेड अलग होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ना हो, यानी आपके पास H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी गैसियस स्टेट में है, लेकिन वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपके पास आइसोलेटेड एक एटम होना चाहिए। और इनको डिस्चार्ज ट्यूब में मालूम करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉनों की बम्बारमेंट करते हैं तो उससे इनको कैलकुलेट किया जाता है। इनके अलावा जो है, जब हम फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो इनको फर्स्ट IP कहा जाता है। यानी सपोज़ यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो जब हम फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, इनके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी इनको फर्स्ट IP, और जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, इनको जो एनर्जी चाहिए इनको सेकंड IP, और इसी तरह जब थर्ड इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं, इनके लिए जो एनर्जी चाहिए इनको थर्ड IP जो है कहेंगे। और आपके पास हमेशा थर्ड IP जो है ये इनकी वैल्यू ग्रेटर होगी, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी सेकंड IP के निस्बत, सेकंड IP ग्रेटर होगी फर्स्ट IP के निस्बत। क्यों? हम फर्स्ट IP में जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम से रिमूव होता है और सेकंड IP में उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, थर्ड IP में उनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन उसके निस्बत बढ़ जाते हैं, वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए आपके पास हमेशा थर्ड IP सेकंड से ग्रेटर होगी, सेकंड जो है फर्स्ट IP से ग्रेटर होगी। तो ये पॉइंट जो है इसमें याद रखें। और मेजरमेंट का जो तरीका होगा आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट नहीं है, इनके ये भी एनर्जी है आपके पास जूल, किलो जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यूनिट इनके लिए यूज़ करते हैं। और जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है उसी से हम इनको कैलकुलेट किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कि आपने कितनी वोल्टेज जो है प्रोवाइड की उनको आयनाइज करने के लिए। ये जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड IP फर्स्ट IP से ग्रेटर होगी। जैसे मैग्नीशियम से फर्स्ट टाइम एक ही इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उनके लिए 737 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होगी, लेकिन जब सेकंड इलेक्ट्रॉन Mg+1 से निकालते हैं, +2 में जाएगा, तो उसके लिए 1476 उनके अप्रॉक्सीमेटली डबल एनर्जी जो है चाहिए इनके लिए। तो दोनों स्टेप में एक ही इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं, लेकिन एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो रीज़न क्या है कि यहाँ पर आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। अब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन जो है 12 है, तो इनको मज़ीद जो है स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके लिए मज़ीद ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। तो ये इसमें जो है इनके ऊपर अगर MCQs आ जाए तो इसको याद रखें कि सेकंड IP ग्रेटर होगी फर्स्ट IP से, इसी तरह थर्ड IP ग्रेटर होगा। लेकिन और जो हमारे पास जनरल ट्रेंड होगा वो लेफ़्ट टू राइट हमारे पास एटॉमिक नंबर के साथ IP जो है इंक्रीज़ होगी जनरली, लेकिन बीच में जो एक्सेप्शनल केसेस है तो आप ग्रुप नंबर 2 और 3 के बीच में जो है इनको याद रखें। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, यानी होना तो ये चाहिए, इनका एटॉमिक नंबर 12 है, इनका 13 है, इनका जो है 4 है, इनका 5 है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, IP की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन इस यहाँ पर एक्सेप्शनल केस क्या है, ग्रुप नंबर 2 और 3।
कि यहाँ पर इनको कहा जाता है पेनिट्रेशन पावर। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें मौजूद है, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो जब इनका इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इससे निकालेंगे, इस न्यूक्लियस के करीब होगा, तो इनका जो है IP की वैल्यू ज़्यादा होगी थर्ड ग्रुप से। इनका जो है 13 एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। इनका आउटर इलेक्ट्रॉन P में मौजूद है और ये इसके निस्बत जो है दूर होगा न्यूक्लियस से, तो इनके लिए कम एनर्जी रिक्वायर होगी। तो जनरली हम कहते हैं कि IP लेफ्ट टू राइट जो है पीरियड में इंक्रीज़ होती है, लेकिन अगर इनके ऊपर MCQs आ जाए ग्रुप नंबर 2 और 3 के कंपैरिजन में, तो आप ग्रुप नंबर 2 इनको प्रेफरेंस देंगे। इनकी IP जो है ज़्यादा होगी, इनको पेनिट्रेशन पावर कहा जाता है, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, इस न्यूक्लियस के करीब होगा, और थर्ड ग्रुप जो है उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन P में होगा, तो वो जो है उनके लिए कम एनर्जी रिक्वायर होगी। इसी तरह ग्रुप नंबर 5 और 6 में होना तो ये चाहिए कि इनका एटॉमिक नंबर कम है और इनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। ये 14 और ये है आपके पास 16। इसी तरह ये 15 और ये आपके पास जो है सॉरी ये मास नंबर मैंने लिख दिया, ये इनका 7 और इनका 8, इनका जो है ये 15 और ये 16। ये आपके पास जो है इनका ज़्यादा होना चाहिए एटॉमिक नंबर के लिहाज से, लेकिन यहाँ पर ये जो है आपके पास हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है, और यहाँ पर ये पार्शली फील्ड है। ये जैसे नाइट्रोजन का अगर हम ले लें, आपके सिलेबस में तो थर्ड पीरियड शामिल है, लेकिन अगर वो इनके ऊपर किसी भी एलिमेंट को ले लें, इनके ऊपर MCQs बना दें, तो ग्रुप नंबर 5 और 6 में याद रखें कि इनका एटॉमिक नंबर कम है 6 से, लेकिन फिर भी ग्रुप नंबर 5 का IP की वैल्यू ज़्यादा होगी। रीज़न कि इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2, 2s2, 2p3, ये नाइट्रोजन के लिए। तो P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये हाफ फील्ड है, तो इनके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी बनिस्बत यहाँ पर 2p4 होगा ऑक्सीजन के लास्ट में। यहाँ पर जो है आपके पास ये आएगा 3p4 लास्ट में आ जाएगा, इसी तरह 4p4 ये लास्ट में आएगा। तो फास्फोरस सल्फर के अलावा आप इन ग्रुप को लाजिमी याद रखें, इनके ऊपर जो है MCQs बन सकता है कि किन की IP ज़्यादा है और किसकी कम। तो जनरली तो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है, लेकिन आपको ग्रुप नंबर 2 और 3 के बीच में कंपैरिजन करना है, और 5 और 6 में। 2 और 3 में हम कहेंगे कि इस जो है वहाँ पर वो न्यूक्लियस के करीब है, इसको पेनिट्रेशन पावर कहा जाता है। इस जो है अंदर मौजूद है बहुत ज़्यादा, P के निस्बत न्यूक्लियस के करीब है। और यहाँ पे कहेंगे कि ग्रुप नंबर 5 हाफ फील्ड है और ये पार्शली फील्ड है, तो हाफ फील्ड स्टेबल है, तो इनके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। तो इन पॉइंट्स को जो है याद रखें। इनके अलावा जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, तो इसमें आप नाइट्रोजन ये 5th नंबर ग्रुप जो है फिर 4 से इनके ऊपर MCQs बन सकता है, इनके साथ आप कंपेयर करेंगे। और सेकंड ग्रुप जो है फिर आप फर्स्ट के साथ कंपेयर करें। जैसे आपके पास ग्रुप नंबर 2 जो है बेरिलियम, इनके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है, इनका जो है एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। और ये थर्ड ग्रुप जो है इनके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे कि इनका यानी हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज़ है कि जब हम इलेक्ट्रॉन दाखिल करना चाहते हैं उसमें जो एनर्जी रिक्वायर होगी, तो जो एनर्जी चेंज आएगा व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर टू आइसोलेटेड गैसियस एटम, IP में हम वो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं जब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दरकार हो। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन जब एंटर करते हैं तो वहाँ पर जो चेंज आएगा, चेंज इसलिए कहते हैं कि आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जनरली हम कहते हैं कि चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इसमें आप देखिए कि आपके पास यहाँ सोडियम, इनका साइज़ लार्जर है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो -53 इतनी एनर्जी जो है रिलीज़ करेगा। यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव क्यों हुआ, इनका तो मज़ीद जो है ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो मैग्नीशियम का ये जो है कंप्लीट है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तो इनका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है 3p में आएगा, और 3p जो है न्यूक्लियस से दूर है तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसमें जो है
जहाँ पर ये पॉजिटिव आप देखें तो इसका मतलब कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें सराउंड से एनर्जी रिक्वायर होगी कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर किया जाए। यहाँ पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश मौजूद थी 1s2 2s2 2p 6 3s1, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर जब आप बाहर से इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो ये 3p में जाएगा। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इनका एटॉमिक नंबर कम है और इनका ज़्यादा है तो ये जो है इनके निस्बत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। नहीं जी, एनर्जी रिलीज़ नहीं करेगा, बल्कि इनको बाहर से एनर्जी चाहिए, वो इलेक्ट्रॉनों को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है नेक्स्ट पी शेल में जाएगा। तो आप इन दोनों में जिसका भी कंपैरिजन आ जाए तो आपके पास यहाँ पर जो है ये एनर्जी रिलीज़ होगी, यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर होगी या कम रिलीज़ होगी इनके निस्बत। तो रीज़न ये देंगे कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो पी सब शेल में आएगा और यहाँ पर इसमें एंटर होगा। यहाँ पर आप देखिए तो इनको आप ग्रुप नंबर पहले आईपी में हम यहाँ पर कंपेयर करते थे नाइट्रोजन ऑक्सीजन इसके बीच में। आप जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आप इनको ग्रुप नंबर 4 के साथ कंपेयर करें। यहाँ पर एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे 1s2 2s2 2p 7 एटॉमिक नंबर है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है रिपल्जन होगा। यहाँ पर आपके पास पहले से p जो है खाली है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है 1s2 2s2 2p2, तो ये कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पर थर्ड इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो यहाँ पर जब थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा 2p में तो आपके पास ये ज़्यादा एनर्जी जो है रिलीज़ करेगा। वैसे जनरली हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए भी कहते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जो है इंक्रीज़ होगा, लेकिन मसला कहाँ पर आएगा, जब ये ग्रुप नंबर 4 और 5 को आप कंपेयर करेंगे तो आप किसी भी एलिमेंट को ले लें तो यहाँ पर सिलिकॉन जो है ज़्यादा जो है एनर्जी रिलीज़ करता है और ये कम। क्यों? इसलिए कि इसमें रिपल्जन होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन p में जो है px py pz में मौजूद है, यहाँ पर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके बीच में रिपल्जन होगा। यहाँ पर जो है कम एनर्जी जो है रिक्वायर होगी, या बाहर से एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, बाहर से एनर्जी रिक्वायर होगी। तो इनका वैल्यू जो है पेप ग्रुप का जनरली ये कम होगा, और बावजूद इसके कि इनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है ग्रुप नंबर 4 से, लेकिन फिर भी इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी और ग्रुप नंबर 4 की ज़्यादा होगी। तो रीज़न हम क्या देंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी p में जो है इलेक्ट्रॉन मौजूद है और आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं और इसमें जो है रिपल्जन होगा, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की जगह मौजूद है, तो ये जो है ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेंगे। और बाकी जो डाउनवर्ड है इसमें जो डिक्रीज़ आ रहा है वो साइज़ की वजह से। इनके अलावा इनके ऊपर और कौन से की पॉइंट्स MCQs जो इनके बन सकते हैं, उसमें द एनर्जी चेंज, पहले तो आप इनको जो डिफिनीशन है जो मैंने ज़ुबानी आपको बताया कि जो एनर्जी चेंज होगा, और यहाँ पर भी आपके पास एटम जो है आइसोलेटेड न्यूट्रल होना चाहिए जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। तो न्यूट्रल आइसोलेटेड क्यों होना चाहिए? जिस तरह हमने आईपी में कहा कि अगर आप हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और ये आपके पास HCl के फॉर्म में हो या H2 के फॉर्म में हो, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिर्फ हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का चार्ज फोर्स नहीं है, बल्कि क्लोरीन के न्यूक्लियाई का जो है फोर्स भी मौजूद होगा। तो आप को तो सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि आप हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई के अपोजिट जो है कितना फोर्स लगा रहे हैं। इसी तरह जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो और इलेक्ट्रॉन आएगा तो जितने वहाँ पे सराउंड में इनके साथ बॉन्डेड एटम होंगे उनके न्यूक्लियाई भी फोर्स लगाएंगे। तो आप एक एटम के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हमने इनके लिए कितनी एनर्जी जो है इन्होंने रिलीज़ कर दी। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आईपी में आपके पास आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसको कैलकुलेट मैयर नहीं करते। जब आपके पास नेगेटिव रिजल्ट आएगा, यानी एटम जो है न्यूक्लियाई खुद इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका ये मतलब होगा, तो वो एनर्जी रिलीज़ करेंगे और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। जब आप दोबारा उसमें मज़ीद इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे या अगर उसका साइज़
स्मॉलर हो और फर्स्ट टाइम आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो वो सराउंड से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, वो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनका साइज स्मॉलर होगा, उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन जो है क्लोज़र होंगे, एक दूसरे के करीब होंगे। जैसे आपके पास क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो आप नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन को एंटर करेंगे तो वो रिपल्जन वहाँ पे ज़्यादा होगा क्लोरीन के निस्बत। अक्रॉस द पीरियड जो है जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये इंक्रीज़ होती है। एटॉमिक साइज डिक्रीज स्ट्रांगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फॉर द एडेड इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जनरली साइज़ जो है हमारे पास डिक्रीज़ होगा, न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉनों को जो है ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है डिक्रीज़ होती है। आपको हेलोजन में यहाँ पर एक्सेप्शनल केस मिलेगा कि फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए, साइज स्मॉलर है, लेकिन फ्लोरीन का उनसे वैल्यू ज़्यादा है तो रीज़न ये होगी कि वहाँ पे रिपल्जन भी होगा। उनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है और इलेक्ट्रॉन 7 मौजूद हैं वहाँ पर फ्लोरीन में। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ वीकर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा तो न्यूक्लियर फोर्स कम होगा तो वो न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा तो कम एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो एटॉमिक साइज़ के साथ इनका जो है इन्वर्स रिलेशन होगा। हाईएस्ट एफिनिटी जो है हमारे पास मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो क्लोरीन का होगा। फ्लोरीन उसके बाद में आएगा। फ्लोरीन का जो है टॉप पे मौजूद है तो अगर साइज़ को देखा जाए तो इनका ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इनका साइज़ स्मॉलर है और सराउंड में जो है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो इसमें जो न्यू इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो इन 7 इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो रिपल्जन करेगा तो ये कम एनर्जी रिलीज़ करेगा क्लोरीन के निस्बत। लीस्ट नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नोबल गैसेस का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो उनकी कम एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेंगे। उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनके लिए सराउंड से एनर्जी रिक्वायर होगी जब आप इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे इसमें। और हमारे पास यूजुअली जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव होती है और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, जैसे ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो -141 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी रिलीज़ की। अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जब ये एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस नेगेटिव के साथ इस इलेक्ट्रॉनों के साथ जो है उनकी रिपल्जन भी होगी। तो अब इनके लिए सराउंड से एनर्जी चाहिए एंटर होने के लिए, तो इनकी सेकंड आईपी जो है पॉजिटिव है +744 किलो जूल पर मोल। ये इनकी वैल्यू आपको नज़र नहीं आएगी। जनरली हमारे पास जो है यही लेफ़्ट टू राइट जो है इंक्रीज़ होती है। इसमें आप इनकी वैल्यू को देखिए, फ्लोरीन -328.2 और यहाँ पर है -348। तो इनका साइज़ लार्जर है तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर है। बाकी जब यहाँ से आप देखेंगे तो जब मज़ीद साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी, लेकिन इन दोनों में अगर MCQs आ जाए तो आप फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, इसमें इलेक्ट्रॉन करीब करीब पाए जाते हैं तो इसमें रिपल्जन होगी। इसी तरह ट्रांजिशन मेटल में आप देखेंगे जिंक, कैडमियम, मरकरी, तो इसमें इनका आउटर शेल जो है कंप्लीट है 3D, तो इनका जो है पॉजिटिव वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 0 होगी, नेगेटिव में नहीं होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होगा, एंडोथर्मिक होगा, सराउंड से एनर्जी जो है वही एब्जॉर्ब करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। जब कोवेलेंट बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं तो इस वक्त हम बॉन्ड एनर्जी का टर्म जो है यूज़ करते हैं। जब आपके पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो तो फिर हम एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज जो होगा वो बॉन्ड एनर्जी कहलाएगा। जैसे आपके पास ये CH4 है तो अगर हम एक हाइड्रोजन कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी इनको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे, लेकिन और इनके लिए अलग। तो जब इनका एवरेज निकालेंगे तो उनको फिर हम बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। हमारे बुक में ये दोनों एक दूसरे के लिए यूज़ होते हैं अल्टरनेटली, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी एक ही मीनिंग में, लेकिन असल में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी कब एक होंगे, जब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, जैसे H2, Cl2, HCl, तो इनके बीच में
इन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसको आप बॉन्ड एनर्जी कहे या बॉन्ड डिसोसिएशन, लेकिन जब फुल एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी एक स्पेसिफिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो बॉन्ड डिसोसिएशन कहेंगे। जब तमाम सारे बॉन्ड वो ब्रेक करेंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जब एवरेज लेंगे तो उसको बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। अगर हमारे पास आयोनिक कंपाउंड हो तो उसके लिए फिर हम लेटिस एनर्जी का टर्म जो है उनके लिए यूज़ करेंगे। तो बॉन्ड एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ ए केमिकल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम एंड ए मॉलिक्यूल टू सेपरेट देम कम्प्लीटली इन द गैस फेज इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। यानी जब आपके पास आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आपके पास एक न्यूट्रल एटम होना चाहिए, उसके बीच में अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे से मुकम्मल अलग हो जाए, और ये भी एनर्जी है। तो इसके लिए किलो जूल पर मोल ये यूनिट हम यूज़ करते हैं। जो भी एनर्जी के यूनिट हो, मोस्टली वैल्यू ज़्यादा होती है तो केमिस्ट्री में हम किलो जूल पर मोल इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड एनर्जी के कौन से फैक्टर है जिससे ये इफेक्ट हो सकता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, साइज ऑफ एटम है और बॉन्ड लेंथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का क्या असर होगा? जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो इसके ऊपर कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव, इसमें पोलैरिटी भी आएगी। तो पार्शियली नेगेटिव पॉजिटिव तो हम सब के ऊपर लिखते हैं, लेकिन जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, जैसे HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, 4 हाइड्रोजन क्लोरीन का है और 2.1 हाइड्रोजन का, तो 1.9 इनकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। इसी तरह यहाँ पर ये मज़ीद कम हुआ, ये नीचे जो है डाउनवर्ड कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो रीज़न क्या है कि जितनी पोलैरिटी ज़्यादा होगी इसमें कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, ये पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से। तो इनके लिए और इनका साइज़ जो है कम होगा, छोटा होगा, तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी कम होगी, तो न्यूक्लियस का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड ज़्यादा होगा, तो इनके लिए बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और बॉन्ड एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होगा। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ही बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू जो है ज़्यादा होगी। तो आप HF, HCl, HBr, HI इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखिए, ये कम हो रहा है। यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी की जो वैल्यू है 567, 431, 366, 299, तो ये वैल्यू भी जो है कम हो रही है डाउनवर्ड। और रीज़न क्या देंगे कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पोलैरिटी जो है अगर वो ज़्यादा हो तो बॉन्ड एनर्जी यानी उनका बॉन्ड क्यों स्ट्रांग होगा, तो हम रीज़न देंगे कि अलॉन्ग विद द कोवेलेंट बॉन्ड दे आल्सो हैव द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ ईच अदर। और इनके ऊपर जो पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हम जनरली लिखते हैं तो इनकी मैग्नीट्यूड जो है मुख्तलिफ होगा, इनका डाइपोल मोमेंट जो है वो मुख्तलिफ होगा एक दूसरे से। सेकंड फैक्टर है एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ में जब हम हेलोजन का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर भी ये एक्सेप्शनल केस जहन में रखें कि फ्लोरीन का साइज़ स्मॉलर है, होना तो ये चाहिए कि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो, लेकिन इनकी कम है। ये जो है आपके पास प्लस 158, ये 242, 193, 151, तो ये क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, यानी आपके पास ये सीक्वेंस होगा बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से कि क्लोरीन इनकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर ब्रोमीन की, और फिर फ्लोरीन की, और फिर जो है आयोडीन की। लेकिन हमने यहाँ पर हेलोजन में क्लोरीन से इसलिए स्टार्ट लिया है कि यहाँ पे ट्रेंड जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उनके ऊपर होल्ड न्यूक्लियाई का कम होगा, तो कम एनर्जी रिक्वायर होगी। तो साइज़ जब बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, होल्डिंग जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होल्ड होगा वो कम होगा, तो कम एनर्जी रिक्वायर होगी। तो एटॉमिक साइज़ और बॉन्ड एनर्जी का जो है इन्वर्स रिलेशन होगा कि एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा। तो फिर यहाँ पर एक्सेप्शनल केस हमारे पास है फ्लोरीन का। फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, इनका जो है इन सब से 242 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका कम है। तो रीज़न हमने क्या बताया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा और 3 एलोन पेयर एक फ्लोरीन के साथ और 3 दूसरे फ्लोरीन के साथ होंगे।
तो उसमें रिपल्जन भी होगा, तो रिपल्जन की वजह से फ्लोरीन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम है क्लोरीन के निस्बत। तो इनके बीच में जो है अगर इस तरह एमसीक्यूज आ जाए तो क्लोरीन का कम होगा, किस वजह से कि इनका साइज स्मॉलर है, इसमें इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्जन भी होगा। तीसरा फैक्टर है बॉन्ड लेंथ। जैसे हमने अभी जिक्र किया था कि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो आपके पास जो है बॉन्ड एनर्जी वो कम होगी, क्योंकि होल्डिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियाई का फोर्स कम लगेगा। बॉन्ड लेंथ जो है आपके पास है क्या, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम। जो न्यूक्लियाई है टू एटम का, उनके बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होगा, एवरेज डिस्टेंस का मतलब कि एटम जो है वो वाइब्रेट करते हैं तो कब करीब आएंगे और कब जो है एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो हम इसके डिफिनीशन में ये टर्म यूज़ करते हैं कि द एवरेज डिस्टेंस। तो ये आपके पास बॉन्ड लेंथ खुद जो है एटॉमिक साइज़ और बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर वही एग्जांपल आप दे सकते हैं कि एटॉमिक साइज़ अगर बढ़ेगा तो आपके पास बॉन्ड एनर्जी कम होगी। बॉन्ड ऑर्डर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते हैं तो आपके पास ये जो है फासला ये शार्टर होता चला जाएगा। यहाँ पर 154 पिकोमीटर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 134 और यहाँ पर 120। इसमें आप इस करेक्टर को भी यूज़ कर सकते हैं कि इस करेक्टर जो है बढ़ रहा है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर sp2, यहाँ पर sp। तो जब मल्टीपल बॉन्ड होंगे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब कि दो एटमों के दरमियान कितने नंबर ऑफ बॉन्ड मौजूद हैं। तो आपके पास इनके लिए 348 किलो जूल, कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए 614 किलो जूल, डबल बॉन्ड के लिए, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो कार्बन कार्बन के बीच में हो 839 किलो जूल पर मोल ये एनर्जी रिक्वायर होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो आपके पास एटमों के बीच में डिस्टेंस कम होगा, करीब आएंगे तो बॉन्ड एनर्जी जो है ज़्यादा रिक्वायर होगी। बॉन्ड लेंथ एक अलग टॉपिक है। इसमें बॉन्ड लेंथ जो है जैसे हमने अभी जिक्र किया था कि द मीन डिस्टेंस या द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम और आयन, दो आयनों या दो एटमों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे। और इनको जो है ये डिस्टेंस है आपके पास, तो इनको भी एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर इसमें मेजर करते हैं। और इनके लिए भी एक्सरे डाइफ्रैक्शन का तरीका यूज़ करते हैं जो हमने एटॉमिक रेडियस स्टार्ट में पढ़ा था, उनके लिए भी ये तरीका यूज़ करते हैं। और आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए उनके लिए डिस्चार्ज ट्यूब उसमें जो है कैलकुलेट किया जाता है। एटॉमिक रेडियस में ब्रेग्स लॉ को याद रखें, मैथमेटिकली उनको यूज़ किया जाता है। बॉन्ड लेंथ के जो है कौन से फैक्टर है, अभी जो हमने जिक्र किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बॉन्ड ऑर्डर, साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियर चार्ज। बॉन्ड लेंथ जो है इनके ऊपर जो है डिपेंड करता है, इससे ये इफेक्ट होगा। जैसे जैसे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो पोलैरिटी बढ़ेगी, तो उनके कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ उसमें जो है पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट होगा, तो आयोनिक कैरेक्टर भी आएगा। तो वो पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव उनको मज़ीद जो है अट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होता चला जाएगा। तो नंबर 1, एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज द पोलैरिटी, द मॉलिक्यूल आल्सो इंक्रीज एंड द रिजल्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ विल बी डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। आपके पास जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ जो है कम होगा, और रीज़न मैंने बताया कि उसमें पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, वो एक दूसरे को जो है मज़ीद दोनों एटम अट्रैक्ट करेंगे, या इस तरह कहें कि उनके ऑर्बिटल जो है मज़ीद ज़्यादा ओवरलैप करेंगे। नॉन पोलर की निस्बत पोलर के लिए जो है उनका बॉन्ड लेंथ जो है कम होगा। जैसे आप इस एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास है HCl, अगर पोलैरिटी इनको इफ़ेक्ट ना करे तो इनको हम नॉन पोलर से कैलकुलेट करते हैं, उनका वही रिज़ल्ट आना चाहिए जो एक्सपेरिमेंट से आता है। जैसे इनके बीच में अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें HCl के बीच में कि कितना बॉन्ड लेंथ है, तो हम H2 का टोटल है 74, तो इनका हाफ आएगा 37, एक हाइड्रोजन के लिए आया 37। और
इसी तरह क्लोरीन मालिकूल का है 198, तो इनका हाफ आएगा एक क्लोरीन के लिए 99। तो अगर हम 37 और 99 को ऐड कर दें HCl के लिए तो इससे वैल्यू आता है 136 पिकोमीटर। लेकिन जब रिजल्ट एक्सपेरिमेंटली इनको मालूम करते हैं तो वो है 127। किस वजह से? क्योंकि ये पोलर है, ये इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, या इस तरह कहें कि इनके ऑर्बिटल थोड़ा ज़्यादा जो है ओवरलैप करेंगे। अगर पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट ना करता तो इनका यही रिजल्ट आना चाहिए जो हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूल से कैलकुलेट किया, तो इनके लिए भी 136 आना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल 127 है, इस वैल्यू से ही कम है। तो इसमें जो 9 पिकोमीटर का डिफरेंस आ रहा है, द बॉन्ड लेंथ 9 पिकोमीटर शार्टर ड्यू टू द पोलैरिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से 9 पिकोमीटर इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करता है, ये इनका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। बॉन्ड ऑर्डर, इसमें इस दफ़ा जो है हाइब्रिडाइजेशन को भी इंक्लूड किया। पहले हमने कहा था कि जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो एटम एक दूसरे के करीब आएंगे। अब इस तरह भी आप कह सकते हैं कि इस कैरेक्टर जो है बढ़ेगा। इस sp3 में आपके पास जो है 25% इस कैरेक्टर हैं, यहाँ पे जो है आपके पास 33.33% इस कैरेक्टर हैं और यहाँ पर 75% इस कैरेक्टर हैं। तो इस कैरेक्टर जब बढ़ेगा तो इस कैरेक्टर का मतलब कि इस ऑर्बिटल की कंट्रीब्यूशन इसमें ज़्यादा है, इस ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड मज़ीद ज़्यादा होगी, तो एटम जो है एक दूसरे के करीब आएंगे। तो इनके ऊपर MCQs इस तरह आ सकता है कि आपके पास बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का क्या रिलेशन है, तो वो डायरेक्ट, लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से हो या इस कैरेक्टर के हवाले से हो तो वो आपके पास भी डायरेक्ट रिलेशन में होगा। जैसे जैसे इस कैरेक्टर बढ़ेगा, इस कैरेक्टर जब बढ़ेगा तो ये इनके लिए बॉन्ड लेंथ जो है डिक्रीज़ होगी, इन्वर्स रिलेशन होगा, बॉन्ड लेंथ ये डिक्रीज़ होगी। और बॉन्ड ऑर्डर के साथ जो है बॉन्ड ऑर्डर और ये बॉन्ड लेंथ इनके साथ भी इन्वर्स रिलेशन होगा। मैं बॉन्ड एनर्जी की तरफ मेरा जहन चला गया, तो इनके साथ जो है इन्वर्स रिलेशन होगा। साइज़ ऑफ एटम, जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ टॉप टू बॉटम जो है हम ग्रुप में जाते हैं तो एडिशन ऑफ न्यू शेल होगा, तो आपके पास साइज़ ऑफ एटम जो है वो बढ़ेगा, तो उनके साथ बॉन्ड लेंथ जो है वो भी बढ़ेगी, यानी कोवेलेंट रेडियस आपके पास जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि साइज़ ऑफ एटम बढ़ेगा तो इससे बॉन्ड लेंथ में इजाफा होगा। बॉन्ड लेंथ टोटली इनको काउंट करते हैं और इसके हाफ को हम जो है कोवेलेंट रेडियस का नाम देंगे। तो क्लोरीन का 144 पिकोमीटर और यहाँ पर जो है 199, फिर आपके पास 228 पिकोमीटर और यहाँ पर 267 पिकोमीटर। तो डाउनवर्ड आपके पास ये साइज़ ऑफ एटम बॉन्ड लेंथ जो है ये इंक्रीज़ कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज जो है इनके साथ इन्वर्स रिलेशन होगा। जैसे लेफ्ट टू राइट आते हैं तो आपके पास एटॉमिक नंबर बढ़ेगा और न्यूक्लियर फोर्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा होल्ड रखेंगे, इनके ऊपर ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उनका डिस्टेंस जो है बॉन्ड लेंथ वो ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, नाइट्रोजन के निस्बत नाइट्रोजन का बड़ा होगा ऑक्सीजन के निस्बत। क्यों कि लेफ़्ट टू राइट आपके पास एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज़ कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ रहा है। इनकी वैल्यू को देखिए 154 पिकोमीटर, नाइट्रोजन के बीच में 145 और ऑक्सीजन के बीच में 142 पिकोमीटर ये मौजूद हैं। इनका जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये आपके पास आपको पीरियोडिक टेबल अगर पूरा नज़र नहीं आ रहा हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ़्ट टू राइट आपके पास जनरली इंक्रीज़ होगा। इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट ये भी इंक्रीज़ होगी और
जो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम टॉप टू बॉटम टू टॉप इनको देंगे तो आपके पास ये IP जो है यहाँ पर इंक्रीज़ होगी, क्योंकि साइज़ ऊपर की तरफ कम होगा, नीचे डाउनवर्ड जो है डिक्रीज़ होगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो यहाँ पर ये भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन डाउनवर्ड डिक्रीज़ होगी, ये लेफ़्ट साइड पर जो है डिक्रीज़ होगी। नॉन मेटालिक जो करेक्टर होगा वो आपके पास इंक्रीज़ होगा टॉप की तरफ, नॉन मेटालिक करेक्टर ये इंक्रीज़ होगा, यानी टॉप में नॉन मेटल होते हैं, डाउनवर्ड आप आएंगे तो मेटल, नॉन मेटल, मेटालाइट, फिर मेटल, नीचे जो है डाउनवर्ड आप जाएंगे तो मेटालिक करेक्टर जो है ये इंक्रीज़ होगा। इसी तरह एटॉमिक रेडियस डाउनवर्ड ये आपके पास इंक्रीज़ होगा, और इनके अपोजिट जो है आपके पास डिक्रीज़ आ जाएंगे। अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज़, क्योंकि नीचे एडिशन ऑफ न्यू शेल होगा। तो इस ट्रेंड को याद रखें। ये इनके ऊपर MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली ऑर्डर द एलिमेंट इन टर्म ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। कौन सा सीक्वेंस ऑर्डर जो है ठीक नहीं है इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस के लिहाज से। तो इनको आप देखिए, ये डाउनवर्ड मौजूद है। ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप इसलिए लाजिमी आपको याद होने चाहिए कि आप इस तरह के MCQs जो है ईज़िली अटैम्प्ट कर सकते हैं। डाउनवर्ड फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो नीचे जो है साइज़ बढ़ रहा है, तो ये सही है। आपके पास ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, तो ये पीरियड के लिहाज से हैं, ये ग्रुप नहीं है। यहाँ पर 11 या 12, 13, 14 ये एक ही पीरियड में मौजूद हैं। तो ये साइन सिंबल जो है ये इस तरह सिंबल होने चाहिए। ये सीक्वेंस जो है आपके पास ये गलत है। ये इसमें एटॉमिक रेडियस लेफ़्ट टू राइट जो है ये डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ नहीं होता। इनको देखिए, ये एक ही ग्रुप में है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, या फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। तो जब आपको ग्रुप याद होंगे तो तभी आप इस तरह के MCQs अटेम्प्ट कर सकते हैं। विच आयन हैज़ द लार्जेस्ट रेडियस, तो आप इनके एटॉमिक नंबर वो आपको याद होने चाहिए, ग्रुप नंबर आपको याद होना चाहिए कि कौन सा लेफ़्ट पर मौजूद है, कौन सा राइट पर मौजूद है। तो इनको आप देखिए, इनके इलेक्ट्रॉन जो है सब में 10 इलेक्ट्रॉन इस वक्त मौजूद है, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनकी। तो विच आयन हैज़ द लार्जेस्ट रेडियस, तो केटाइन, तो डायरेक्टली इससे निकाल दे। केटाइन का साइज़ हमने स्टार्ट में कहा था, आयोनिक रेडियस केटाइन का जो है वो कम होता है। आप इन दोनों के ऊपर आ जाइए तो आपके पास फ्लोरीन का 9 एटॉमिक नंबर जो है राइट साइड पर मौजूद है और 9 एटॉमिक नंबर है। ऑक्सीजन का 8 है। तो आपसे जो है लार्जेस्ट रेडियस का, तो जो लेफ़्ट साइड पर होगा उनका रेडियस जो है फिर बड़ा होगा। तो ऑक्सीजन इनका लार्जेस्ट रेडियस होगा। केटाइन अगर स्मॉलेस्ट के बारे में कह रहे थे तो फिर हम A9 को डायरेक्टली हटा देते, फिर इसमें डिसाइड कर लेते। तो इसमें फिर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हाई है तो इनका एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होगा। तो अगर वो स्मॉलेस्ट का कहें तो जिसका एटॉमिक नंबर हाई हो, और अगर लार्जेस्ट का कहें तो जिसका एटॉमिक नंबर कम हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द शॉर्टेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ, किस में शॉर्टेस्ट बॉन्ड, किस में डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ किसका होगा। तो हमने अभी कहा था बॉन्ड ऑर्डर के बारे में जिक्र किया था। ये आपके पास सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड जो है इनका जो है इस कैरेक्टर ज़्यादा है, इस कैरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट, इस ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगे, तो इनका बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्ट होगा। विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, किसकी ज़्यादा होगी। तो आप इनको अरेंज कर दे पहले एटॉमिक नंबर के लिहाज से। ये आपके पास 11, ये 12, ये 13 और ये 14। तो इनके आयनाइजेशन एनर्जी का जिक्र किया है। और इसमें अभी जो है आपके पास सिलिकॉन जो है उनका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि सिलिकॉन की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। इनके अलावा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड नियॉन, इन सब के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट रेडियस, तो एल्यूमिनियम जो है फर्स्ट ऑप्शन, एल्यूमिनियम +3 इनका जो है सबसे
स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि बिकॉज इट कैरीज द ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर चार्ज। इनके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मौजूद है, इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूक्लियस उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो ए नंबर ऑप्शन जो है ये ठीक है। इंशाल्लाह इनका सेकंड पार्ट जो है कल बनाएंगे। यहाँ तक इनको गौर से पढ़ ले, फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया।